हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी प्रवक्ता जो सेकंड पेपर होगा उसका पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, कल हमने फर्स्ट पेपर का पहला प्रैक्टिस सेट किया था, आज सेकंड पेपर का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, यह है बीजी खैर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है कौरवी, यह आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है। किसकी की जाती है, यह है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है। किसका है, यह है मतीराम का। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया। किसे बताया गया है, यह है मदर इन लॉ को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है। क्या है मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक, यह है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है। कौन है, इसके रचनाकार हैं हितेश शंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है। इनमें से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यह है उत्साह। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। कौन सी कृति है, अतीत के चलचित्र हैं, मेरा परिवार है, स्मृति की रेखाएं हैं, या श्रृंखला की कड़ियाँ। ये हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे। किसने लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, कारक विभक्तः यत्र सहज सहजमंत्र भवन्ति तदुच्यते। ये क्या है, ये सूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, याच धातु योगे केवलम कारकम उक्तम एक में। क्या है, ये कर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कवि की वाणी नारकेल फल के समान है। किस कवि की वाणी को नारकेल फल के समान कहा है, भारवी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। 4 दिए हैं ये, इनमें से कौन सा भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है, यह है महावीर चरित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। कितने सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में, 19 सर्ग हैं, 19। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य क्या है। साहित्य शिवेतर रक्षते है। ठीक है, सामान्य के लिए है। ठीक है, ये भी सबका हित चाहता है, ये भी ठीक है। चौथा है, का कार्यबिंब का निर्माण करना, यह गलत है। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजशेखर के नाटक का नाम है। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है, वह है बुद्धचरित। बुद्धचरित रचना किसकी है, बताइए आप, अश्वघोष की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भवभूत की नहीं है। कौन सी कृति है जो भवभूत की नहीं है, यह है कर्पूर मंजरी। किसकी कृति है कर्पूर मंजरी, बताइए आप, इसे सर्च करके आप कमेंट में
बताना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगी कर्पूर मंजरी किसकी कृति है। ये 3 हैं जो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये भवभूत की कृतियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं। इनमें से 4 रचना है, इनमें से एक कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? वह है नैषधी चरित, ये है श्रीहर्ष का, ठीक है। ऋतु संहार, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। कौन है गीत गोविंद के रचयिता? सबको पता है, जयदेव है। बार बार आता है ये क्वेश्चन, फिर इस बार आ सकता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? इस संस्कृत के ग्रंथ हैं उभया मिसारिका, मालती माधव, रघुवंशम और वेणी संहार। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? यह है रघुवंशम, क्योंकि रघुवंशम कालिदास की रचना है, ये एक महाकाव्य है, ठीक है, नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। कौन सा विकल्प है? उसके, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। स्वामित्व है भाववाचक संज्ञा का, भारतीयता है, फैलाव है, लेकिन विकल्प नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प। पेड़ पर बहुत सारी पक्षी बैठे, क्या है ये? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें पेड़ पर बहुत सारे, मतलब अभी कोई निश्चित नहीं है कि कितने सारे पक्षी बैठे हैं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। यह है हमारे, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यह है क्रोधी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, वह है पराया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या है ये? 200 एक संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में 200 विद्यार्थी, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी ब्रैकेट में दिए हैं, इसीलिए इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया है, कोष्टक में दिया गया, उसका उपवाक्य का नाम बताना। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। कौन सा उपवाक्य है? यह है संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प। नीचे देखिए, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती। कौन विशेषण का कौन सा भेद है इसमें? इसमें संबंधवाचक, क्योंकि आ रहा है ना ज्वालामुखियों के भीतर, ज्वालामुखी के भीतर की सतह जो है वो क्या है? ज़्यादा गर्म है, संबंध है भीतर और गर्म से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताएं, ठीक है। दिया है, रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती है, यह कोष्टक में दिया है, इसमें आ जाता है विशेषण उपवाक्य, ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता है, वो प्रथम आएगा रूपेश, क्यों आएगा? क्योंकि वह बहुत मेहनती है। अगला प्रश्न देखिए, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? टोपी शुक्ला इनका उपन्यास है, दिल एक सादा कागज इनका उपन्यास है, कटरा भी आरजू इनका उपन्यास, समर शेष है, यह नहीं है इनका उपन्यास, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह,
विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। यह सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। तमस में, जो भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? दौलतराम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? यह कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई? गोदान उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, ये किस पात्र के द्वारा कही गई हैं? ये है मालती ने कहा है। ठीक है, ऐसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। कब प्रकाशित हुई? इसके सही क्रम में है। सबसे पहले प्रकाशित हुई गर्मराख, फिर है भूले बिसरे चित्र, फिर टेराकोटा और मानस का हंस। ठीक है, याद रखना है आपको, क्रम से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई पौध के लेखक कौन है? नई पौध के लेखक कौन है? यह है नागार्जुन। ठीक है, इनकी रचना है, नागार्जुन की रचना नई पौध। अगला प्रश्न है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? यह है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? किसके द्वारा है? ये है धर्मवीर भारती द्वारा। ठीक है, यहाँ पर डैश भीष्म साहनी में हुआ है, ये गलत है, ये धर्मवीर भारती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद्र की लिखी रचना नहीं है? कर्मभूमि प्रेमचंद्र की है, निर्मला भी प्रेमचंद्र की है, सेवा सदन प्रेमचंद्र की है, कल सुनना मुझे प्रेमचंद्र की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है, काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है, ये ठीक है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है, यह भी ठीक है। अगला, अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपी अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है, यह भी ठीक है। पहला है, यह अनुकरण सिद्धांत के लिए असंगत है, मतलब गलत है। यह है, कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। यह है, कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है, एक तो ऊपर आपने देखा था अनुकरण सिद्धांत, यह है विरेचन सिद्धांत, उसके संबंध में गलत कथन क्या है? अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया। ठीक है, मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है, ये भी ठीक है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, यह क्या है? यही गलत है। ठीक है, अगला है, अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है, पेरिप्सूस ग्रंथ के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं लोनजाइनस। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? यह अत्यधिक शब्दाडंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोनजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यतानुसार असंगत कथन है। कौन सा है? विषय साधन नहीं साध्य है, ये गलत है। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, ये ठीक है। विशद बिंबों की योजना उपादेय है, यह भी ठीक है। विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है, यह भी ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे की मान्यता क्या नहीं है? सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, यह गलत है। दूसरा है, स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है, ये ठीक है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है, यह भी ठीक है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यह भी ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन कौन सा है?
क्रोचे ने मार्क्स का द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया। यह गलत कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? किसके माना है? ये वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। किसके चरित्र पर कहा है? ये वर रुचि के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? क्या करता है? वह भारत को जगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? किसके द्वारा लिखित एकांकी है सबसे बड़ा आदमी? यह है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? करबला नाटक है प्रेमचंद्र जी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, डॉक्टर, नवप्रभात, अंधी गली। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? कौन है? यह है राम कुमार वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? कौन सा है? मयंक मंजरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? किसने की थी? यह की थी राधा कृष्ण दास ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा नाटक इनमें भारतेंदु ने नहीं लिखा? वह है भारत सौभाग्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? क्या है इसमें? एक व्यंग्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या है? क्या होगा? अनुधन अयः। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि आ जाती है यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेतादृशा का संधि विच्छेद है। नेतादृशा का संधि विच्छेद होगा इसमें से नह धन एतादृशा। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी वृद्धि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, तव लकार लकारः का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही संधि विच्छेद है तव धन लकारः। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मनः धन मनः प्लस बल, इसमें कौन सा संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या है? इसमें हो जाएगा मनोबल। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा, इसका क्या संधि विच्छेद होगा? पितृ धन आज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। इसमें कौन सी संधि है बताइए? इसमें है व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस योग। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरत धन इंदु से बनेगा। क्या बनेगा? इसका बनेगा सर दिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? जो महाकवि कालिदास का महाकाव्य है कुमार संभव, उसमें किस रस की प्रमुखता है? उसमें है श्रृंगार रस की। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूतवाक्यम किस कृति के रचनाकार हैं? दूतवाक्यम कृति किसकी है? यह है भास की। ठीक है, अगला प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? किसने किया है पदवाक्य प्रमाणज्ञ का? यह है भवभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? किसकी है? यह है कालिदास की। ठीक है,
अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? कौन सा ग्रंथ है? यह है किरातार्जुनीय। ठीक है, यह महाकवि भारवी द्वारा रचित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, कौन है? यह है वादिराज। ठीक है, वादिराज। अगला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युत विधायिनी स्फुरन्ति सतकवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? किसका है? यह है वाग्भट का। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? किसकी रचना है प्रसन्न राघव? यह है जयदेव की। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो व्यक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? यह कथन है छांदोग्य उपनिषद का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? कौन सा है? स्मृति की रेखा है राम नरेश त्रिपाठी, यह गलत है क्योंकि स्मृति की रेखाएं हैं महादेवी वर्मा का। ठीक है। भूले हुए चेहरे हैं कन्हैयालाल मिश्र। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा का। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? यह है शिवपूजन सहाय। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, कौन सी कृति है? औरों के बहाने। ठीक है, यह है राजेंद्र यादव का संस्मरण। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? किस विधा के अंतर्गत आती है? यह एक संस्मरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा है? कुछ यादें कुछ बातें, अमृत राय का नहीं है। और चिड़िया रैन बसेरा, ये ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। बसंत से पतझड़ तक, यह है रविंद्रनाथ त्यागी का। इसमें गलत हो जाता है, कुछ यादें कुछ बातें। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक है? कौन है इसके लेखक? देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका है, कौन है इसकी लेखिका? यह है कृष्णा सोबती। ठीक है। अगला प्रश्न है, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? यह है राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? किस कवि की कविता से प्रेरित है इसका शीर्षक? यह है गिरिजा कुमार माथुर की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, कौन सी कंठ ध्वनि है? यह क है। ठीक है, दो भ छ क, जो कंठ से जिसका उच्चारण हो वह है कंठ ध्वनि, इसमें क आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं, वो ध्वनियाँ कहलाती हैं घोष ध्वनि। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान है, क्या है? ओष्ठ है, तालु है, कंठ है या दंत? ध। आप बोल के देख लीजिए, इसका उच्चारण स्थान है दंत, मतलब ये दांत से होकर आ रही है ध्वनि, इसमें दंत आ गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? कौन से दो वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं? वह है अंग और अह। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। जो वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनका व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महापुराण ध्वनि है, कौन है इनमें से? ख है, ड है, क है, ध है, इसमें ख आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, चार हैं जो जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, वो कौन से हैं? वो हैं य, र, ल, व। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियाँ का प्रयोग हुआ है,
किस में हुआ है तालव्य ध्वनियों का? पापा, मामा, बाबा या चाचा? चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिए? कितनी दिया है? इन्होंने बताया कि 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन ध्वनि है। ठीक है। किसने कहा है? यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। ठीक है, याद रखना है आपको, इस बार एग्जाम में आ सकता है आपके। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, कैसे हैं ये हैं कंठ। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? जो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं वह हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। क्या किया है? इनको एक नवोत्थान के कवि के रूप में बताया है संस्कृति के 4 अध्याय में। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय ये रचना है दिनकर की। इसमें इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में बताया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे? कौन सा लेखक है जिसने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे? वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। श्रद्धा भक्ति निबंध है, इसके अनुसार जो है असत्य कथन है। इसमें श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक डैश किया है फिर है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवः करुणो रसः के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपर्युक्त विकल्प है। इसमें है सील और करुणा का संबंध है। राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक सील और करुणा का संबंध है। ठीक है। यह कहा है कुबेरनाथ राय ने अपने निबंध में राघवः करुणो रसः में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं? कौन सा नहीं है? आचरण की सभ्यता इनका है, मजदूरी और प्रेम भी इनका है, सच्ची वीरता भी इनका है, कछुआ धर्म इनका निबंध नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? किसका मत है? यह है फैलन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का मत है? किसका है? यह है मोनियर विलियम्स का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। अवधि का सही उदाहरण है, एक मनई के दू बेटवे रही। ठीक है। यह अवधि का एक उदाहरण है। ठीक है। अवधि भाषा में कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? कौन सी है प्राचीनतम भारतीय भाषा? वह है वैदिक संस्कृत। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किन महापुरुष के मत है? यह कहा है आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है।
अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा में। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। 4 भाषाएं दी हैं, इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, वह है बांग्ला। ठीक है। अगला प्रश्न है नेपाली भाषा की लिपि क्या है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए शब्द प्रयुक्त किया इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि थी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है। किसमें हुआ है, यह उपन्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न है गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता होने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान के किस पात्र ने कहा है ऐसा, यह कहा है प्रोफेसर मेहता ने। ठीक है। अगला प्रश्न है लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किसका है लाल चीन उपन्यास, यह है ब्रज नंदन सहाय का। ठीक है। अगला प्रश्न है बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, यह है मैला आंचल का। ठीक है। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन है प्रेमचंद्र का। ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में रहे उनके जीवन पर आधारित उपन्यास है पहला गिरमिटिया। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र जी ने पहला उपन्यास लिखा था। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है सेवा सदन। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। किसके उपन्यास हैं परख और त्यागपत्र, यह है जैनेन्द्र के। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मैयादास की माणी। ठीक है। पहले भी आ गया है, ये महत्वपूर्ण है, फिर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया, यह है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। इसमें काव्य का ओज गुण मौजूद है। ठीक है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक भौतिकतावाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत, किसका है, यह है मार्क्सवाद का। ठीक है। अगला प्रश्न है आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आई.ए. रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है, कौन सी है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनकी रचना है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग इनकी है। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन भी रिचर्ड्स की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया यह रिचर्ड्स की रचना नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है, यह है ध्वनि संप्रदाय का। ठीक है। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है। अगला प्रश्न है नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, किसका कथन है, यह किसका कथन है, यह है भरत मुनि का। ठीक है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थबोध कराने के संदर्भ लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविधा पर आश्रित होती है, यह कैसा है, ये सत्य कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है
भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकाल है? भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकाल है 1741 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? यह है रानी केतकी की कहानी का रचनाकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? यह कहा लल्लू लाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ठीक है, तत्सम शब्दों से। अगला प्रश्न है, लास्ट है, अगला और लास्ट 150 क्वेश्चन, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंसा अल्लाह खां की पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। रोज़ मैं एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी। ठीक है। आपको ठीक लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें। ठीक है। और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।